नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन लेके हाजिर हूं। और आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं न्यू 2025 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट यूएसडी मॉडल को विथ वन ऑफ इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज 2025 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 2V डुअल चैनल एबीएस मॉडल के साथ। और यहाँ पर सिर्फ राइड कंपैरिजन ही नहीं, दोनों बाइकों में यहाँ पर हम लोग फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि 160 सीसी में अगर आप बाइक खरीदने का प्लान बना रहे थे, अगर आपको डाउट था इन दोनों बाइकों में, तो आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर एंड एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज केटीएम या फिर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पर जाने से पहले दोनों बाइक की छोटी सी एक वॉक अराउंड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि की डिफरेंसेस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा वो है अबाउट प्राइस। दोनों ही बाइक आप लोगों को ज्यादातर इंडियन स्टेट्स में आप लोगों को सेम प्राइस पॉइंट पर मिल जाना चाहिए, लेकिन 2 से 3 हज़ार रुपए कहीं आप कह सकते हैं जो N160 है ये आप लोगों को ज्यादा कॉस्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पर 2 से 3 हज़ार रुपए N160 में यहाँ पर ज्यादा पे करना पड़ेगा। एग्जैक्ट प्राइस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चीजें ओवरऑल हमें यहाँ पर मिल क्या कह रहा है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आप फ्रंट में देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, लेकिन N160 में आप लोगों को प्रोजेक्टर का सेटअप मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को एलईडी टर्न सिग्नल जो है ये मिलेगा, जो यहाँ पर आप लोगों को बल्ब का मिल रहा था। बाकी वहाँ पर 31mm तक का टेलीस्कोपिक फोक, यहाँ पर 37mm तक का यूएसडी फोक जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 90 सेक्शन तक का टायर अपाचे में, यहाँ पर आप लोगों को 100 सेक्शन का टायर मिल जाएगा पल्सर N160 में। दोनों में ही आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का जो सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग N160 देख रहे हैं तो वहाँ पर 300mm तक का बड़ा सा डिस्क जो है ये मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 270mm तक का पेटल डिजाइन वाला डिस्क जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रंट व्यू में अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे हेडलैम्प हो, टायर हो, ब्रेक हो, सस्पेंशन हो, सब में आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा। लेकिन ये ऑन पेपर है, चलाते वक्त कितना यहाँ पर डिफरेंस एक्चुअल में समझ में आता है वो चलाते वक्त हम लोग बात बिल्कुल करेंगे। बाकी दोनों में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो क्रैश गार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी इंजन की अगर बात करी जाए तो अपाचे में यहाँ आप लोगों को 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 2 वाल्व एयर कूल फ्यूलेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा, 1 डाउन 4 अप। लेकिन अगर पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए, 16.04 PS तक का पावर और 13.85 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये आप लोग को यहाँ पर स्पोर्ट मोड में मिलेगा। बाकी अर्बन और रेन मोड में पावर और टॉर्क हल्का हल्का सा घटा दिया जाता है, ताकि वहां पर आप लोग को माइलेज थोड़ी सी ज्यादा मिल सके। अब अगर आप लोग यहाँ पर इंजन काउल देख रहे हैं तो काफी तगड़ा वाला क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलेगा। काफी अच्छी खासी क्वालिटी के साथ यहाँ पर भी आपको इंजन काउल बिल्कुल मिलता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर एसओएचसी 2 वाल्व एयर कूल फ्यूलेटेड इंजन आपको मिलेगा। पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है 16 PS तक का, लेकिन टॉर्क यहाँ पर हल्की सी ज्यादा है, 14.65 न्यूटन मीटर तक का यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा है, आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलेगा, जिसको आगे हम लोग चलते हुए टेस्ट भी बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी अब अगर बात इंजन की हो रही है तो चलिए जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को अंडरव्हील एग्जॉस्ट जो है ये मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अपाचे में रेगुलर एग्जॉस्ट मिल रहा है। और सबसे पहले साउंड में आप लोगों को यहाँ पर N160 की सुना देता हूँ, यहाँ पर आप कह सकते हैं अंडरव्हील एग्जॉस्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने N160 की जो आवाज़ है वो सुन ली, और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर अपाचे की जो आवाज़ है वो भी सुना देता हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों ने दोनों बाइक की जो आवाज़ है वो सुन लिया। बाकी आप लोगों को कौन सी आवाज़ ज़्यादा बेहतर लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। कि अगर ऑन है तो यहाँ पर आप लोगों को टेल लैम्प जलता हुआ दिखेगा, लेकिन N160 में इग्निशन ऑन होने के बाद ही टेल लैम्प आप लोगों को जलता हुआ मिलेगा। बाकी वहाँ पर आप लोगों को जो टायर अगर है वो मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। बाकी 130 सेक्शन का टायर N160 में, यहाँ पर आप लोगों को 120 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी वहाँ पर आप लोगों को 230mm तक का जो डिस्क है वो आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 240mm तक का जो डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में बिल्कुल मिल रहा है। बाकी N160 में आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एडजस्टेबल मोनोशॉक का सेटअप ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मोनोटो इन्वर्टेड गैस फिल्ड शॉक एब्जॉर्बर ये मिलेगा। मतलब
आसान भाषा में कहा जाए तो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर अपाचे में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। रेगुलर ग्रैब हैंडल एनमो 60 में मिल रहा है, यहाँ पर भी रेगुलर लेकिन थोड़ा सा स्प्लिट ग्रैब हैंडल जो आप लोगों को यहाँ पर अपाचे में बिल्कुल मिलेगा। सीट हाइट की अगर बात करी जाए वहाँ पर 795, यहाँ पर 790 तक का सीट हाइट, 55 तक की हाइट इनफ रहेगी दोनों बाइक को मैनेज करने के लिए। बाकी अगर आप टैंक देख रहे हैं यहाँ पर 12 लीटर का टैंक और यहाँ पर आप लोग को 14 लीटर का टैंक मिलेगा। दोनों ही मेटालिक है और माइलेज दोनों में आप लोग 40 से 45 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी माइलेज अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं अपाचे में 180, यहाँ पर आप लोगों को पल्सर इनमो 60 में आप लोगों को 165 तक का मिलेगा। बाकी वेट में यहाँ पर डिफरेंस है। यहाँ पर अपाचे में अगर आप लोग देख रहे हैं 162B की मैं इसमें बात कर रहा हूँ 138 किलोग्राम तक का वेट है, लेकिन यहाँ पर अमूमन आप लोगों को 150 किलोग्राम के आसपास जो वेट है ये आप लोगों को मिल रहा है। इट्स नॉट क्लियर क्योंकि अभी तक इसको यहाँ पर नोटिफाई नहीं किया गया है, तो आप कह सकते हैं 10 से 12 किलोग्राम वेट इनमो 60 में आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। बाकी अगर आप लोग साइड व्यू देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ मिल जाता है, ठीक है, जो कि है आप कह सकते हैं यहाँ पर लेडीज़ फुटर जो अभी यहाँ पर लगवाया नहीं गया, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये साड़ी गार्ड के साथ लेडीज़ फुटर जो है वो मिल जाएगा। बाकी ओपन इंजन सिस्टम दोनों में ही मिलेगा और दोनों में ही 5 स्पीड गियर बॉक्स है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है। बाकी अगर आप देख रहे हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक पर मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है जो अपाचे में आप लोगों को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ऑल डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप लोग डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल देखने मिल जाएगा। हाई बीम, लो बीम, पास राइड के लिए स्विच, टॉगल करने के लिए यहाँ पर M की बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक आपको मिल रहा है। किल स्विच आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा और स्टार्ट स्विच नीचे। बाकी इंजन साउंड जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर सुना दिया है। बाकी मिरर कितना अच्छा काम कर रही है, आगे चलते हुए बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ जो आप नेविगेशन यूज़ नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर आप लोग नेविगेशन भी यूज़ कर पाएंगे। साथ ही कॉल SMS अलर्ट आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर भी मिलेगा। ये पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, टॉगल करने के लिए यहाँ पर I की बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न थोड़ा सा लाउडर आपको मिलेगा। किल स्विच यहाँ पर मिल रहा है। 3 मोड है, ऑलरेडी मैंने कहा है, स्पोर्ट मोड, अर्बन मोड और रेन मोड। आप इस मोड बटन के सारे इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है ऑलरेडी सुना दिया है। अब दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करी जाए, देखिए मैंने ऑलरेडी कहा है किसी किसी इंडियन स्टेट में आप लोगों को, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स आप कह सकते हैं, दोनों ही बाइक आप लोगों को सेम प्राइस पॉइंट पे मिलेगा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर वेस्ट बंगाल के हिसाब से बताऊँ तो ये बाइक आप लोगों को 1,52,000 के हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा। मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, कृष्णनगर की यहाँ पर। और वहीं अगर आप लोग N1 60 देख रहे हैं तो आप लोगों को ये अप्रॉक्सीमेटली विदाउट एक्सेसरीज की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो ये आप लोगों को 1,55,000 तक में मिलेगा। तो 3,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करें। लेकिन मैं अगेन कहता हूँ मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में आप लोगों को दोनों ही बाइक सेम प्राइस पॉइंट पर भी मिल सकता है। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है। चलिए अब चलते हैं राइड पर और समझते हैं कि राइड करते वक्त दोनों में आप लोगों को क्या डिफरेंस मिल सकता है। और दोस्तों राइड कंपैरिजन के यहाँ पर शुरुआत करते हैं विद दिस अपाचे 162V डुअल ABS मॉडल के साथ। और सबसे पहले सीट हाइट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था 790 mm तक की मिलेगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है तो भी आप आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी रियर फिटेड फुटपैग है। सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल और स्पेस में आपको या फिर अगर आप पिलन के साथ बैठ रहे हैं प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी क्लिप ऑन हैंडल बार और हल्का सा आप लोगों को सामने की तरफ यहाँ पर झुकना हो रहा है जब आप इस बाइक को चलाना चाहते हैं। तो बाकी चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट मोड पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, ओ हो मतलब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस जो वो आपको मिलता है। ठीक है, 16 PS की पावर भले आपको मिला लेकिन वेट भी आपको काफ़ी कम मिल रहा है क्लास में, जस्ट 138। सो इनिशियल रिस्पांस चाहे आप चला रहे हो फिर आप पिलन के साथ ही क्यों ना राइड कर रहे हो, काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। और एक्सीलरेशन के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे आफ्टर द एक्सीलरेशन टेस्ट। बाकी अगर आप लोग क्लच देख रहे हैं तो इस ऑन द मिड साइड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मिड साइड पर मैं बिल्कुल कहूँगा। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो आराम से यहाँ पर आप या फिर डाउन शिफ्टिंग हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को हल्का सा यहाँ पर एफर्ट देना होता है आप या फिर डाउन शिफ्टिंग के लिए। ठीक है, और चलिए क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है अबाउट क्लच एंड गियर तो इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन स्पोर्ट मोड एंड ऑन फर्स्ट गियर विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। Cross 60, cross 90, cross 100।
अब देखिए दोस्तों, मतलब ये तो कहना पड़ेगा, जब आप 80-85 तक जा रहे हैं तो एक वाइब्रेशन तो आपको विजिबल मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए, आप अगर 90 तक भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको बॉदर करेगी, ठीक है। लेकिन उससे 85-90 ऊपर जब आप जाएंगे तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन जो है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। लेकिन किसी किसी को भाई ये चीज़ पसंद भी आता है और किसी किसी को चीज़ नहीं भी। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, ये जो हल्का सा वाइब्रेशन मिलता है आपको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, वो नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम विद स्टेबिलिटी एट ऑल। बाकी अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं 80 से 90 के बीच कहूँगा, क्योंकि देखिए स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम तो टॉप स्पीड पर भी नहीं होगा, लेकिन वाइब्रेशन अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ 80 से 90 के बीच आप इसको बिल्कुल यहाँ पर रख सकते हैं अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मुझसे पूछ रहे हैं तो। और जहाँ तक बात है यहाँ पर आप कह सकते हैं माइलेज की, तो ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, यहाँ पर 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक और बात है, ऐसे कई बार होता है हम ट्रैफिक पर होते हैं, बार बार क्लच थ्रॉटल गियर चेंज करते रहता है, जिस वजह से माइलेज गिर जाता है। तो उससे बचने के लिए कंपनी ने GTT दी हुई है, ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। मान के चलिए, देखिए जैसे मैं अभी सेकंड गियर पर हूँ, आपने सेकंड गियर पर लाके क्लच थ्रॉटल बिल्कुल छोड़ दिया, आपने रिलीज कर दिया। अब देखिए धीरे धीरे करके 10-11 के स्पीड के हिसाब से अपने आप यहाँ पर धीरे धीरे थ्रॉटल लेगी और आगे बढ़ती रहेगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइलेज जो है वो भी काफी हद तक मेंटेन हो जाती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। और दोस्तों राइड कंपेयर करेंगे अपाचे 160 2V को विद दिस न्यू, आप कह सकते हैं मॉडल ऑफ N160 सिंगल सीट विद USD मॉडल के साथ। अब देखिए सीट हाइट 795 की है, 5 mm आप ज़्यादा जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा फील नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप बारी बार चलाकर देख रहे हैं तो हल्की सी जो ऊंची सीट पर आप बैठ रहे हैं वो एक्चुअली आप लोगों को यहाँ पर फील होगा। बाकी अगर आप लोग रेयर फिटेड फुटपैक देख रहे हैं मतलब, तो दोनों में आप लोगों को सेम मिलेगा, ठीक है। तो वो स्पोर्टी स्टाइल दोनों में आपको मिलेगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो सीट की जो यहाँ पर लेंथ वगैरह वो दोनों में काफ़ी सिमिलर, लेकिन हाँ सीट अगर आप देख रहे हैं तो अपाचे में आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट मिल रहे थे इसके मुकाबले, लेकिन कंफर्टेबल यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा खासा सामने की तरफ झुकना हो रहा है, जैसे आप लोग अपाचे में वहाँ पर झुक रहे थे, ठीक है। तो और ये फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, ओहो थर्ड गियर, देखिए ये जो खींच के ले जाती है ना भाई, ये चीज दोनों में फील आप लोगों को काफी यहाँ पर सिमिलर मिलेगा। बाकी देखिए अगर आप टॉप स्पीड वगैरह देख रहे हैं तो वहां पर थोड़ी सी स्टोरी डिफरेंट है, इसके बारे में आगे एक्सीलरेशन के बाद बात करेंगे, टेस्ट के बाद। लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच मिल रहा है, तो एक बार मैं आप लोगों को टेस्ट भी वो बिल्कुल करके बताना चाहूंगा। एक बार इसको थोड़ा सा स्पीड पर ले चलेंगे और डाउन शिफ्ट करेंगे। ये देखिए 74 पे मैं 3 से लेके 2 पे आ गया। आवाज़ आप लोगों को थोड़ी सी इंक्रीज समझ में आई होगी, यहाँ पर जो आप कह सकते हैं आरपीएम है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर यहाँ पर स्लीपर क्लच ना होता तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड पर जाके डाउन शिफ्ट करके मैंने क्लच छोड़ दिया है, रियर टायर लॉक होकर स्लिप हो जाना था। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्लीपर क्लच मिल रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपके सामने कुछ आ गया हाई स्पीड पर, अगर आप स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए रैपिड गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं तो स्पीड तो स्लो डाउन हो जाएगी, साथ ही रियर जो टायर है वो भी स्लिप नहीं करती है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं आपके यहाँ पर सेफ्टी पर जोड़ती है, जो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मिलता है जो वहाँ पर अपाचे में आपको मिल नहीं रहा था। तो स्लीपर क्लच बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है और स्लीपर क्लच की वजह से असिस्ट क्यों किया, तो ये जो क्लच है ये भी आप लोगों को काफ़ी लाइट फील होता है यहाँ पे अगर आप अपाचे के मुकाबले देख रहे हैं। बाकी अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी उतनी ही आप एफर्ट लगा रहे हैं जितना आप अपाचे में एफर्ट दे रहे थे आप या फिर डाउन शिफ्टिंग करने के लिए, ठीक है। और चलिए फिर अब क्योंकि बात कर रहे हैं अबाउट क्लच गियर, तो इसकी भी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, देन परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं। स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर विथ 3 हॉर्न्स। क्रॉस 60, क्रॉस 80, क्रॉस अप्रोचिंग 100 एंड क्रॉस 100। देखिए दोस्तों सीधी सी बात जो यहाँ पर समझना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर वाइब्रेशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा अपाचे के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल है। इनफैक्ट 100 पर भी जब आप जा रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आप लोगों को फील नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखते हैं, देखिए स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम वहाँ भी नहीं था अपाचे में, यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये वाइब्रेशन को कंसिडर करें तो मैं कहूँगा 100 तक भी यहाँ पर आप आराम से इसको कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी में अगेन कहूँगा दोनों में ही कोई प्रॉब्लम आपको ऐसा फील नहीं होगा। और अगर आप माइलेज देख रहे हैं यहाँ पर भी 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर मान कर चल सकते हैं। जैसे वहाँ पर आप लोगों को वो जैसे आप लोगों को वहाँ पर GTT मिल रहा था वैसा कुछ यहाँ पर आप लोगों को चीज़ मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा इनिशियल में दोनों में आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में ना आ रहा हो, लेकिन देखिए मैं अगेन इतना भी कह सकता हूँ कि टॉप स्पीड में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा।
N160 थोड़ी सी आगे रह सकती है, वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। शायद दोनों सेम आप लोगों को टॉप स्पीड भी दे रहा हो, लेकिन N160 में आप हल्का सा टॉप स्पीड जो है वो बेहतर एक्सपेक्ट कर सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को टॉप एंड परफॉर्मेंस जो है वो भी बाइक दोनों में ही आप लोगों को देखने में मिल सकता है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। अब देखिए डुअल चैनल ABS है तो टेस्ट करना बिल्कुल बनता भी है, और 70 के पास ले जाके फ्रंट ब्रेक, और देखिए पीछे कोई था नहीं, देखकर ही ब्रेक किया, सडन ब्रेक, ठीक है। तो देखिए ब्रेक की जहाँ तक बात है भाई, आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला ब्रेक रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। जैसे ही आप ब्रेक को पुल कर रहे हैं, अच्छा खासा रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दे रही है। हाँ ABS अभी तो मुझे फील नहीं हुआ है, लेकिन डरने की बात नहीं, ABS अच्छा खासा काम करेगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। टाइम आने पर ABS भी अपना यहाँ पर कमाल दिखाएगी, ठीक है। और रियर ब्रेक जो है इसको भी एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, 60 से 70 के बीच ले जाकर, और ये 72 पे ले जाकर रियर ब्रेक, ठीक है। 240 mm के आसपास आप लोगों को रियर ब्रेक जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिलता है, लेकिन मैं कहूँगा वही प्रोग्रेसिव नेचर की है। जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा जो स्पीड है वो स्लो हो रही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की है। बाकी ABS मुझे यहाँ पर भी फील नहीं हुआ, लेकिन ABS है, वक्त आने पे काम करेगा, मैं दोबारा कह सकता हूँ। और बेस्ट होता है रियर के संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक प्रोपोर्शनल वे में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो वो भी एक बार देख ही लेते हैं। अराउंड 69 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट, ये सबसे बढ़िया ब्रेकिंग, और तीनों ही बार पीछे देखकर ब्रेक किया है, सडन ब्रेक कोई था नहीं इसलिए, ठीक है। बाकी देखिए मैं कहूँगा ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर शिकायत नहीं होनी चाहिए, अच्छा खासा ब्रेकिंग रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ सकता है। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग, और यहाँ पर भी इसको ले चलेंगे यहाँ पर अप्रॉक्स 70 के आसपास, और पीछे जी नहीं कोई है नहीं, और ये 67 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए वैसे मैं कहूँगा ब्रेकिंग रिस्पांस जो आप लोगों को अपाचे में भी लाजवाब मिल रहा था, उसमें कोई कमी थी ही नहीं, लेकिन यहाँ पर अब अगर आप देखते हैं ना तो आप लोगों को हल्का सा बेहतर मिलने के चांसेस है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई वहाँ पर वेट कम था तो डिस्क साइज छोटी थी, यहाँ पर वेट बढ़ा है तो डिस्क साइज बढ़ा है। हाँ सब कुछ ठीक है, ऑन पेपर सब कुछ आप लोगों को सही लगेगा, लेकिन जब आप चलाएंगे ना, देखिए अपाचे में नो डाउट बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बेहतर जो आप कह सकते हैं फ्रंट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है वो आप लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे। और अब रियर जो ब्रेक है उसको भी एक बार देख लेते हैं, पीछे कोई है जी नहीं, पीछे कोई नहीं है, और अब 65 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए ये तो मैं कहूँगा दोनों में सेम है बिल्कुल, वहाँ पर भले 240 की थी, यहाँ पर 230 की है, लेकिन मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव नेचर की है। जब आप रियर ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्का सा जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जा रही है, ये दोनों ही आप लोगों को बाइक में सिमिलर मिलेगा। और आप रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करके देखते हैं, वही अराउंड 70 के आसपास, और ये 73 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट ब्रेक। पीछे कोई था नहीं, अगेन मैं कहूँगा देख कर ही ब्रेकिंग किया गया था। देखिए मैं कहूँगा आपको जो ब्रेक अगर आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं दोनों में लाजवाब है, लेकिन यहाँ पर आप लोग हल्की सी बेटर ब्रेकिंग्स आप कह सकते एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप इन जनरल चला के देखेंगे दोनों में ही बेहतर ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए मैं कहूँगा आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, थोड़ा सा मिड साइड पर आपको मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, हाई स्पीड टॉप स्पीड छोटा मोटा कॉर्नरिंग आप लोग अच्छे खासे तरीके से कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा बहुत गड्ढों पर भी जा रहे हैं काफ़ी हद तक ये ऑब्जॉर्व करेगी, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं फिर तो यहाँ पर रियर सस्पेंशन आप लोगों को झटका भी याद दिलाएगी, लेकिन छोटे मोटे गड्ढों में ये काफ़ी हद तक ऑब्जॉर्व हो जाती है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी मैं कह सकता हूँ इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अच्छा खासा एक कंफर्टेबल आप लोगों को सस्पेंशन जो है वो ये बाइक बिल्कुल प्रोवाइड करती है। बाकी अगर आप लोग रियर मिरर देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर तो अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीडोडो टैको गियर पोजिशन सेंसर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलता तो और ये बेहतर हो सकता था, बाकी आप लोग अगर नीचे कमेंट करेंगे इसके बारे में। बाकी दोस्तों अगर बात यहाँ पर वेट की करी जाए तो 138 किलोग्राम का आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को देखिए ऑन पेपर लाइट है, लेकिन चलाते वक्त लाइट भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फील नहीं हो रहा, स्टेबिलिटी भी काफी अच्छा खासा आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है। मतलब एक ओवरऑल अच्छा खासा रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है अगर आप बाइक की वेट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो। देखिए मैं कहूंगा 160 सीसी की बाइक है, काफी पावरफुल बाइक है, चलाते वक्त भी वो बिल्कुल महसूस होता है। इनफैक्ट एक्सेलरेशन भी काफी तगड़ी है, ब्रेकिंग भी यहाँ पर काफी सही मिलता है। मैं कहूंगा डेली राइड आप करेंगे, आप कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर भी कभी कभी निकल जाना चाहते हैं 100-150 किलोमीटर में, ओकेशनल लॉन्ग राइड की बात कर रहा हूँ, हर रोज की नहीं, तो भी आप निकल सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों अबाउट सस्पेंशन, और फ्रंट पे अगर आप लोग देख रहे हैं यूएसडी होने की वजह से डेफिनेटली थोड़ा सा स्टिफनेस जो वो आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है। रियर में वहां पर डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर था, यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है, तो पीछे भी स्टिफनेस जो है आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। बाकी देखिए अगर आप हाई स्पीड टॉप स्पीड देख रहे हैं तो आप लोगों को दोनों में काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन जब आप कॉर्नरिंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ी सी बेहतर मिलेगी, ठीक है। लेकिन
अगर आप अगेन गड्ढों पर जाएंगे तो अपाचे थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल थी छोटे मोटे गड्ढों पर, और यहाँ पर छोटे मोटे गड्ढों पर भी आप लोगों को ये अच्छा खासा जर्क जो है, झटका जो है वो ये बिल्कुल आपको फील कराएगी। तो सस्पेंशन का जो डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ऑन रोड परफॉर्मेंस तो देखिए दोनों ही बाइक की सस्पेंशन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो लाजवाब आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर आप ओवरऑल फील देख रहे हैं, रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू जो वो बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। बाकी स्पीड ऑटो को गियर पोजिशन सेंसर यहाँ पर भी आपको मिलेगा। बाकी नेविगेशन यहाँ नहीं है जो आपको अपाचे मिल रहा था। बाकी अगर आपको नेविगेशन चाहिए तो आप लोग को टॉप मॉडल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप लोग झुककर बैठ रहे हैं, स्पेस की कमी सीट की यहाँ पर भी आपको नहीं मिल रहा है। बाकी ब्रेकिंग हल्की सी आपको बेहतर मिल रही है, और अगर आप कॉर्नरिंग वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको हल्का सा बेहतर ही देखने मिल रहा है। बाकी वेट जो है आप यहाँ पर करीबन 10-12 किलोग्राम आपको ज़्यादा मिल रहा है, और डेफिनेटली चलाते वक्त आप लोगों को यहाँ पर वो चीज़ समझ में भी आएगा कि वेट यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है इस बाइक में, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर एक्सीलरेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम या फिर लैग वैसा कुछ फील नहीं हो रहा है यहाँ पर अपाचे के मुकाबले। बाकी मैं तो कहूँगा इसकी वजह से स्टेबिलिटी, या फिर अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर चलाते हैं तो उसकी वजह से जो वेट ज़्यादा है उसकी वजह से स्टेबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा खासा ये बिल्कुल प्रोवाइड भी कर रही है। बाकी देखिए मैं कहूँगा इसको भी आप लोग यहाँ पर सिटी राइड के लिए बिल्कुल यूज़ करिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप लोग कभी ओकेशन लॉन्ग राइड पर भी निकल जाना चाहते हैं, जैसे मैंने अपाचे के लिए कहा था, यहाँ पर भी आप लोग लेके निकल सकते हैं। बाकी डिफरेंसेस कहाँ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर और बात करते हैं कि फिर क्राइटेरिया वाइज कौन सा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है, अपाचे 162 डुअल चैनल या फिर यहाँ पर N160 सिंगल सीट विद यूएसडी मॉडल डुअल चैनल के साथ। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों बाइकों में खरीदना आप लोगों के लिए सही कौन सा हो सकता है। अब देखिए प्राइस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में दोनों बाइक सेम प्राइस पॉइंट पे मिल सकता है। बाकी मेरे यहाँ पर ये 2 से 3 हज़ार रुपये आप लोग N160 में ज़्यादा पे कर रहे हैं। देखिए मैं कहूँगा अपाचे की ये जो लुक है, आप कह सकते हैं अपाचे 162 की लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं इसकी जो एक्सेलरेशन वगैरह वो भी काफ़ी सही है, और कहीं ना कहीं शायद आपको ये थोड़ा सा बचकाना लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हल्का सा वो जो वाइब्रेशन आता है ना वो भी किसी किसी को पसंद है अगर आप देखते हैं तो ये सारी चीज़ों के साथ अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकली ज़्यादा खेलना है, जैसे कि आपको ब्लूटूथ के साथ वो नेविगेशन चाहिए, आप लोगों को वो जो मोड वगैरह चीज़ है वो आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को सिंगल सीट चाहिए, फैमिली के साथ राइड करना है, आवाज़ अगर आपको सही लग रही है, माइलेज आपको 40-45 किलोमीटर के बीच चाहिए, और आप चाहते हैं कि मतलब आपकी जो बजट है वो आपको अलाउ कर रही है अराउंड 1-1.5 लाख के आसपास जाने की, मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं अपाचे 162 भी, क्योंकि अभी डुअल चैनल एबीएस पे आ रही है, सेफ्टी भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन फिर ये N160 किन के लिए सही रहेगा? देखिए दोनों ही बाइक के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप यूथ हैं, आप कॉलेज गोइंग हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आप अगर आप मिडिल एज की भी हैं तो भी दोनों बाइक आप लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है। और अब जब N160 पे आ रहे हैं, यहाँ पर अगेन मैं कहूँगा लुक यहाँ पर मैटर करता है। आप चाहते हैं कि थोड़ी सी रिफाइंड आपको ज़्यादा मिले, मतलब वो वाइब्रेशन आपको कम मिले, और रात के टाइम पे लाइट के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा मिले, ठीक है। यहाँ पर भी आप सिंगल सीट चाह रहे थे ताकि फैमिली के साथ आप राइड कर सके 2-1 किलोमीटर, और अगर आप लोग ज़्यादा यहाँ पर माइलेज निकालना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई डुअल चैनल एबीएस मिले और ब्रेकिंग आप लोग को हल्की सी और बेहतर मिले, ठीक है। मैं कहूँगा अगर अगेन वही बात है कि 1.5 लाख के आसपास अगर आपकी बजट है तो आप लोग यहाँ पर N160 को भी खरीद सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ जो आपको सबसे बढ़िया यहाँ पर फील हो सकता है वो ये है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर अच्छा मिला, जो रात के टाइम पे आप लोगों को डेफिनेटली एक बेहतर एक्सपीरियंस देगा, और हैंडलिंग के मामले में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो USD है ये आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर हैंडलिंग दे सकता है। बाकी हाँ अगर आप लोग रिफाइनमेंट देख रहे हैं, वो जो वाइब्रेशन वाली फील वो आपको यहाँ कम मिलेगा और वहाँ पर हल्की सी मिले, लेकिन ये अगेन वाइब्रेशन वाला जो फील है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी को सही लगता है किसी को नहीं, तो वो आप लोग उस पर डिसाइड करें। अब देखिए दोनों ही बाइक में अच्छा भला चीज़ क्या है मैंने आप लोग को डिफरेंशिएट करके बता दिया है। बाकी मैं हमेशा कहता हूं हर एक बाइक में अपनी अपनी खासियत रहती है। अब आफ्टर दिस रिव्यू आपको क्या लग रहा है? ये सारी चीजें सुनने के बाद आप अपाचे खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर यहाँ पर पल्सर N160 की सिंगल सीट USD वाली मॉडल? नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों के साथ इसी तरीके से नए वीडियो में नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।